गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून बच्चे, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। भाई क्या हाल, आवाज वगैरह सबको परफेक्ट आ रही है? ऑडियो और वीडियो सब कुछ क्लियर है? एक बार कंफर्मेशन दे दो। ऑडियो और वीडियो दोनों एकदम क्लियर है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं किसी को? यस मैम, ऑल क्लियर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एवरीवन। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? सॉरी, तो लास्ट क्लास में नेशनल इनकम का टॉपिक फिनिश करवाया था ना? अच्छा बताओ, नेशनल इनकम के टॉपिक पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एवरीवन, नेशनल इनकम के टॉपिक में किसी को किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड सम टॉपिक्स, जैसे कि हमने बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट किया, इन्फ्लेशन कंप्लीट किया, बजट कंप्लीट किया, नेशनल इनकम कंप्लीट किया, डिमांड एंड सप्लाई कंप्लीट किया। ये 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास इज एलपीजी पॉलिसी। हेडिंग डालिए एलपीजी पॉलिसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलपीजी पॉलिसी के बारे में। पूरी की पूरी थ्योरी क्लास होने वाली है। ओके, एलपीजी पॉलिसी, ये है आज की क्लास का टॉपिक। ठीक है, अच्छा चलो बताओ, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज एलपीजी? एलपीजी का फुल फॉर्म आखिरकार होता क्या है? हाँ जी, अब ये तो तुम लोगों को पता ही होगा, ये तो बताने की जरूरत मुझे ना पड़े ना। एलपीजी का फुल फॉर्म आखिरकार क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? हाँ जी बच्चा, तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलपीजी इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी यहां पर जो लिख रहे हैं ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, बट एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़कर क्या करेंगे? इकोनॉमिक्स में तो उसका कोई लेना देना नहीं है। तो एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, इट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर 3 तरीके की इकोनॉमीज के बारे में बताऊंगी। शुरू करूंगी क्लास को, एक बेसिक आइडिया दूंगी। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 3 तरीके की हमारी अर्थव्यवस्था होती है। और वो 3 तरीके की अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट हिंदी में इसे हम कहते हैं, बहुत ज्यादा ही, सॉरी रुक जाओ मैं, सोशलिस्ट हिंदी में से हम क्या कहते हैं? हिंदी में से हम कहते हैं समाजवादी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, हिंदी में समाजवादी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दूसरा होगा कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। और मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, डन। तो अब यहां पर हम सबसे पहले इन तीनों इकोनॉमीज के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे। ये तीनों इकोनॉमी क्या होती है, ध्यान से सुनना, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, कुछ और समझाने से पहले, आप सबको ये पता है कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी फिलहाल कौन सी इकोनॉमी है? ये तो तुम सबको पता होगा ना कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी फिलहाल कौन सी इकोनॉमी है? इंडिया की इकोनॉमी फिलहाल कौन सी इकोनॉमी है? हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करो। हाँ, इंडिया की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। फिलहाल हमारे इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन पहले हमारे इंडिया की इकोनॉमी कौन सी हुआ करती थी? तो पहले हमारे इंडिया की इकोनॉमी हुआ करती थी सोशलिस्ट यानी समाजवादी। और अब हमारे इंडिया की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अब लेकिन यहां पर इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कोई भी ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है सरकार। कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहां पर डोमिनेशन किसका आ रहा है? सरकार।
सरकार का अर्थव्यवस्था में ज्यादा दबाव है, सरकार इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही है, ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? सोशलिस्ट यानी समाजवादी। यानी ज्यादातर रिसोर्सेस पर हक किसका है? ज्यादातर रिसोर्सेस पर हक सरकार का है। सरकार ज्यादा इकोनॉमी को डोमिनेट कर रहा है, ज्यादातर जगह सरकार काम कर रहा है, दैट इज नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। यानी पहला पॉइंट क्या है? यहां डोमिनेशन किसका है? यहां पर डोमिनेशन है सरकार का, गवर्नमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहां पर डोमिनेशन क्रिएट करता है प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्रों का अर्थव्यवस्था पर ज्यादा इंटरफेरेंस होना। इकोनॉमी को जब ज्यादा डोमिनेट करेगा प्राइवेट सेक्टर, तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहेंगे? ऐसी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डोमिनेशन किसका होगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डोमिनेशन होगा प्राइवेट सेक्टर का यानी निजी क्षेत्रों का। ठीक है, और वहीं पर मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कोई भी ऐसी इकोनॉमी जहां पर किसी का डोमिनेशन ना हो, किसी का डोमिनेशन ना हो, यानी सरकार रूल्स बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर उसे फॉलो कर रहा है, यानी कोई किसी पर ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। सरकार रूल्स बना रहा है, प्राइवेट सेक्टर उसे फॉलो कर रहा है। व्हेन नो डोमिनेशन इज क्रिएटेड देन इट इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर हम उसे क्या कहेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इन तीनों के बीच में डिफरेंस, सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्योंकि डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट का डोमिनेशन क्रिएट हो रहा है, तो ऐसी इकोनॉमी का मेन मकसद होता है पब्लिक वेलफेयर। यानी ये इकोनॉमी जनता के हित पर काम करना पसंद करती है, जनता के वेलफेयर में ज्यादा काम करना इस इकोनॉमी का मेन मकसद होता है। लेकिन वहीं पर क्योंकि निजी क्षेत्र कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को डोमिनेट करते हैं, तो यहां पर इनका मेन मकसद होता है प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग यानी अपने प्रॉफिट के पीछे भागना, अपने हित के लिए काम करना, अपने प्रॉफिट के लिए काम करना इस इकोनॉमी का मेन मकसद होता है। वहीं पर मिक्स्ड इकोनॉमी यानी यहां पर क्योंकि कोई भी डोमिनेशन क्रिएट नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, सरकार रूल बना रहा है, तो यहां पर दोनों होता है, बोथ यानी पॉलिसी मेकिंग यानी प्रॉफिट मेकिंग भी होता है, और यहां पर जो है वो पब्लिक वेलफेयर का भी मोटिव लिया जाता है। ठीक है, डन। थर्ड डिफरेंस इन तीनों के बीच में, सोशलिस्ट इकोनॉमी सरकार डोमिनेशन कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर है। इस इकोनॉमी में याद रखिएगा क्या होता है? प्राइस रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। प्राइस रेस्ट्रिक्शंस यानी कीमतों में पाबंदियां। यानी यहां पर सरकार क्या कहता है? सरकार जो है प्राइवेट या पब्लिक के वेलफेयर के लिए एक अपर लिमिट को तय कर लेता है। यानी यहां पर वो प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड नहीं देता कि तुम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने हिसाब से डिटरमाइन करो, नहीं, यहां सरकार उस पर कंट्रोल रखता है। यानी प्राइसेस को रेस्ट्रिक्ट करके रखना, प्राइसेस पर लगातार हस्तक्षेप करना, प्राइसेस को अपने कंट्रोल में रखता है सरकार इन सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन वहीं पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होता है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? हिंदी में इसे हम कहते हैं कीमत प्रक्रिया। हिंदी में लिख दे रही हूं मैं, हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? कीमत प्रक्रिया। अब कीमत प्रक्रिया क्या होता है? कीमत प्रक्रिया यानी यहां पर क्योंकि
प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। एंड आप सब जानते हैं प्राइवेट सेक्टर अपने प्रॉफिट, अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, और जब अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट कभी भी प्राइसेस को रेस्ट्रिक्ट करके नहीं रखा जाता। प्राइसेस को फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ा जाता है। यानी व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? कीमत प्रक्रिया मतलब होता है जब चीजों की कीमतों को हम फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर निर्भर रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्राइस मैकेनिज्म करना कहते हैं। और क्योंकि सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मकसद होता है अपने प्रॉफिट के लिए काम करना, तो यहां पर चीजों की कीमतें फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर रहती है, और जिस फंक्शन को हम क्या कहते हैं? कीमत प्रक्रिया, यानी प्राइस मैकेनिज्म। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी याद रखिएगा प्राइस मैकेनिज्म होता है, यहां पर भी क्या होता है? प्राइस मैकेनिज्म मौजूद होता है। कुछ चीजों की कीमतें रिस्ट्रिक्ट भी रहती हैं, जैसे कि अपने इंडिया में देख लो, पेट्रोल वगैरह, एलपीजी वगैरह, इनके प्राइसेस सरकार के द्वारा कंट्रोल हो रहे, ठीक है। लेकिन वहीं पर मैक्सिमम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी कीमतें फ्रीली डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर हो रही है। तो यहां पर जो है वो प्राइस मैकेनिज्म जो है होता है, यहां पर भी प्राइस मैकेनिज्म होता है, बट यहां पर जो है क्या होगा? प्राइसेस को रेस्ट्रिक्ट करके रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब केंद्रीय द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था। भाई डोमिनेशन क्रिएट हो रहा है सरकार का, डोमिनेशन किसका क्रिएट हो रहा है? सरकार का। और सरकार पर भी डोमिनेशन क्रिएट किसका हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि डोमिनेट कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमिनेशन से या सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमिनेशन होने के कारण सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी यानी केंद्रीय द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वहीं पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं सॉरी, laissez-faire। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम laissez-faire के नाम से भी जानते हैं। laissez-faire एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है हस्तक्षेप। इंग्लिश में इसे हम नॉन इंटरफेरेंस कहते हैं, यानी इन इंग्लिश ये नॉन इंटरफेरेंस कहलाता है, हिंदी में ये कहलाता है हस्तक्षेप, और ये फ्रेंच में कहलाता है laissez-faire। laissez-faire कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से संबंधित है। कैसे? क्योंकि laissez-faire कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि यहां पर सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम है। अब सरकार का इंटरफेरेंस कम है तो ऑटोमेटिकली किसका इंटरफेरेंस ज्यादा हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर का। और इसीलिए याद रखिएगा laissez-faire इज अ वर्ड जो कि एसोसिएटेड किससे है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से, ठीक है। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं नेहरूवियन इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज नेहरूवियन इकोनॉमी। हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के ऊपर इस इकोनॉमी को हम नेहरूवियन इकोनॉमी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फिलहाल सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल है जैसे कि रशिया फिलहाल सोशलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोशलिस्ट इकोनॉमी में और एग्जाम्पल दो, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी हमारे लिए एक तरीके का सोशलिस्ट समाजवादी इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यूएसए, जैसे कि साउथ कोरिया, जैसे कि जर्मनी, ये सब हमारे लिए क्या है? ये सब हमारे लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। और मिक्स इकोनॉमी तो फॉर एग्जांपल अपना भारत, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए मिक्स्ड इकोनॉमी है। चाइना पहले समाजवादी हुआ करता था यानी सोशलिस्ट हुआ करता था, लेकिन अब चाइना जो है किसके अंदर आ चुका है? मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो भाई हमारा इंडिया जो है फिलहाल इट इज अस मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया अभी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ट्रू, लेकिन इंडिया पहले कौन सा इकोनॉमी था?
तो इंडिया जो है बच्चे, ये एलपीजी पॉलिसी आया 1991 में। याद रखिएगा, ये एलपीजी पॉलिसी कब आया? 1991 में। 1991 से पहले हमारा इंडिया की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी थी? 1991 से पहले हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो है वो हुआ करती थी सोशलिस्ट, समाजवादी। लेकिन 1991 के चेंजेस के बाद हमारे इंडिया की इकोनॉमी क्या बन गई? मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई। और ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ, ये बहुत बड़ा चेंज था एलपीजी पॉलिसी का। इसीलिए एलपीजी पॉलिसी पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा इंडिया आज तो मिक्स है लेकिन पहले सोशलिस्ट था। तो ये चेंज कैसे आया, एलपीजी का इसमें क्या रोल रहा है, ये सारी चीजों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले तो बताओ मुझे, ये तीन इकोनॉमी का मतलब अच्छी तरीके से समझ में आया? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी। इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। भाई ये जो तुमने देखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, डन, समझ में आ गया? चलो पहले से लिखो, लिख के कंप्लीट करो, फिर उसके बाद हम एलपीजी पॉलिसी को स्टार्ट करते हैं। इसे लिखिए बच्चे और लिख के कंप्लीट करिए। सारे के सारे स्टूडेंट लिखो और लिख के कंप्लीट करो। लिखने के बाद डन कह देना ताकि हम आगे बढ़े। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है सब बताऊंगी, पहले इतना लिखो। सब बताऊंगी, पहले तुम इतना लिखो। सारे बच्चे लिखने के बाद डन कह देना। सब, एवरीवन, जितने हैं ना, सब लिखने के बाद डन कहेंगे। सॉरी। डन है? गुड मॉर्निंग निशांत, गुड मॉर्निंग बच्चा। अरे मैं ठीक हूँ, बस जुकाम है, खांसी है, ये तो होता ही रहता है, सर्दी भर तो ये लगा ही रहता है ना, इस पे क्या किया जा सकता है। एलपीजी का फुल फॉर्म बच्चे अभी बता रही हूँ, अभी सब लिखूंगी साक्षी, डोंट वरी। पहले इतना लिख लो, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमी के बारे में लिख लो। उसके बाद हम एलपीजी स्टार्ट करते हैं, देन एलपीजी के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, डन। सबने लिख लिया, सबने कर लिया, आगे बढ़ा जाए। डन है, चलो परफेक्ट है, सबने कर लिया है। ठीक है, बढ़िया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको एलपीजी का फुल फॉर्म बताती हूँ। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन। एल मीन्स व्हाट? एल मीन्स उदारीकरण, यानी लिबरलाइजेशन।
हिंदी में इसे हम कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, फिर पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। और थर्ड इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा इनके बीच में डिफरेंस क्या है और ये होता क्या है। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको यहां पर लिख दे रही हूं। एलपीजी पॉलिसी सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ या इसे 1991 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसको इंट्रोड्यूस करा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे जिनके द्वारा एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। एलपीजी पॉलिसी को हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते थे। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू रिफॉर्म पॉलिसी, वो था हमारे लिए एलपीजी पॉलिसी। मेनली एलपीजी पॉलिसी का इम्पैक्ट किस सेक्टर में लाने के लिए हमने एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, तो औद्योगिक क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए हमने एलपीजी पॉलिसी का इंट्रोडक्शन करा। कहानी क्या थी? कहानी ये थी 1991 में हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था। ध्यान से सुनना, 1991 में क्या हुआ था? हमारे इंडिया में एक काफी बड़ा इकोनॉमिकल क्राइसिस यानी आर्थिक मंदी की स्थिति आ खड़ी हुई थी, जिस टाइम हमारे इंडिया का फॉरेन रिजर्व अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर हो चुका था। यानी हमारे इंडिया का फॉरेन रिजर्व 0 हो गया था। हमारे इंडिया में उस समय इंडिया की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उस समय हमने वर्ल्ड बैंक से लोन मांगा था, तो वर्ल्ड बैंक ने हमें उस टाइम लोन देने से मना कर दिया था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ऑलरेडी हमें इतना लोन दे रखा था कि वर्ल्ड बैंक को लग रहा था कि अगर अब इससे ज्यादा इनको कर्ज में डाला जाएगा तो ये कुछ भी रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, हमारा फॉरेन रिजर्व 0 था, गिरवी रखने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं। कहा जाता है उस टाइम इकोनॉमिकल क्राइसिस पर जब वर्ल्ड बैंक थोड़े समय के बाद हमें लोन देने के लिए तैयार हुई, तो इंडिया का जो भी गोल्ड रिजर्व था वो सब का सब टोटल गोल्ड रिजर्व वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखवाया गया था। और वो इंडिया का टोटल गोल्ड रिजर्व एक वैन में, यानी पूरा जो इंडिया का आप समझो जो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व है उसे एक वैन में लेकर जाया जा रहा था। ये उस टाइम की कहानी है कि इंडिया का समझ लो पूरी एक पूंजी, पूरा एक गोल्ड रिजर्व पूरी वैन में था और उस वैन का टायर पंचर हो गया था। रास्ते में लेकर जा रहे थे, गार्ड्स वगैरह बहुत थे, बट उसके टायर पंचर हो गया था। तो मतलब आप समझ सकते हो अगर उस टाइम वो गोल्ड रिजर्व चोरी हो जाता तो मतलब हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो टोटल गोल्ड रिजर्व A to Z गोल्ड रिजर्व जो है उस टाइम यूएसए वॉशिंगटन डीसी भेजा गया था वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखने के लिए, ताकि हमें लोन मिल सके। हम इतनी ज्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस में आ चुके थे। अब ये इकोनॉमिकल क्राइसिस उस समय हम उधार लेके तो सही कर ही रहे थे, लेकिन उस टाइम हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा ऐसे किसी चीज का हल नहीं निकलता। ठीक है, हम उधार ले रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचो। प्रॉब्लम ये थी उस समय कि इंडिया के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो एंगेज्ड हुआ करती थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। लार्ज पार्ट ऑफ सेक्शन, यानी उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर की तो ग्रोथ थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका था, हरित क्रांति जोरों शोरों से आ चुकी थी, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो बहुत बूस्ट था उस टाइम इंडिया में। लेकिन इसकी वजह से इंडिया के बाकी के जो सेक्टर्स थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर या सर्विस सेक्टर, यहां पर लोग एंटर नहीं करते थे। एक तो रीजन ये था
कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको प्रॉफिट दिख रहा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ चुका था, तो सारे के सारे लोग उधर ही की तरफ काम करने चले जाते थे। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा बच्चे रीजन ये था कि हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इतनी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस, इतनी तरीके की पाबंदियां लगा रखी थी सरकार ने कि इस पाबंदियों के साथ उस इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम करना आसान बात नहीं थी। तो लोग ये झंझट से बचते थे और इसीलिए वो ज्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एंट्री ही नहीं लेते थे। तो हो ये रहा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जहां पर जोरों शोरों से बढ़ रहा था, वहीं पर इंडस्ट्रियल सेक्टर में एकदम नील ग्रोथ थी। और आप सब जानते हैं कि इंडिया ओवरऑल अगर हमें ग्रोथ करनी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस से ओवरकम करना है, तो तीनों सेक्टर्स का डेवलपमेंट होना जरूरी है, एंड स्पेशली इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो डेवलपमेंट होना जरूरी ही जरूरी है। लेकिन वो उस टाइम नहीं हो पा रहा था। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अब हमें चेंजेस की जरूरत है, जड़ को पकड़ो, हमें यहां पर क्या करना है, 3 तरीके के चेंजेस की जरूरत है। अब वो 3 तरीके के चेंजेस उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे पहला चेंज हमें चाहिए, हमें लिबरलाइजेशन करना है। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण करना है। हमें ग्लोबलाइजेशन करना है, यानी हमें वैश्वीकरण करना है। हमें प्राइवेटाइजेशन करना है, यानी निजीकरण करना है, ताकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर सके। तो इसीलिए हम एलपीजी पॉलिसी को लेकर आए। तो हम एक एक के बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। सरकार ने जब लिबरलाइजेशन किया तो क्या किया, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है और लिबरलाइजेशन के समय पर हुआ क्या क्या। तो लिबरलाइजेशन हिंदी में इसे हम कहते हैं उदारीकरण। लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज लिबरलाइजेशन, लिबरल शब्द का मतलब तो सभी जानते हो ना। लिबरल मीन्स होता है उदारता, यानी रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन फ्री करना। लिबरलाइजेशन मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1991 से पहले जितनी भी तरीके की पाबंदियां थी, उन सारी पाबंदियों को रिमूव करो ताकि लोग आसानी से इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंटर कर सके। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लिबरलाइजेशन करना कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लिबरलाइजेशन करना कहते हैं। यानी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा सबसे पहली चीज लिबरलाइजेशन मीन्स होता है रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस यानी आसानी से सारे के सारे 1991 से पहले जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में पाबंदियां थी, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में रेस्ट्रिक्शंस थे, वो सारी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन में 3 इंपॉर्टेंट काम किए गए। पहला काम किया गया, लाइसेंस सिस्टम को एंड किया गया, यानी एंड ऑफ लाइसेंस सिस्टम। पहले क्या हुआ करता था, 1991 से पहले सबसे बड़ा रिस्ट्रिक्शन था कि सरकार ने क्या कर रखा था कि आप में से कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंट्री करता है तो उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में लाइसेंस लेना जरूरी होता था। और लाइसेंस लेने के लिए वहां पर बैठे थे बाबू लोग। बाबू, अब ये वो सोना बाबू नहीं है जो हम फोन पे करा करते हैं। बाबू लोग यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या करते थे, बहुत ज्यादा रिश्वत लेते थे, यानी लोगों को लाइसेंस आसानी से नहीं देते थे, लोगों से बहुत ज्यादा रिश्वत लेते थे और रिश्वत लेकर फिर उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता था। तो लाइसेंस एक इतना बड़ा रिस्ट्रिक्शन था कि लोग एक तो आसानी से लाइसेंस पा नहीं पाते थे और इसीलिए एंट्री कर ही नहीं पाते थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो सरकार ने कहा सबसे पहला काम करो, ये सारे के सारे लाइसेंस को रिमूव करो ताकि लोग आसानी से इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंट्री कर सके। तो सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज जो लिबरलाइजेशन में करी गई वो लाइसेंस का रिमूवल किया गया। अच्छा, लाइसेंस के रिमूवल में मैं आपको बता दूं, लाइसेंस का जो सरकार ने रिमूवल किया,
ये लाइसेंस बाकी सारे क्षेत्रों से हटा दिया एक्सेप्ट इन फ्यू सेक्टर, यानी कुछ सेक्टर्स में तो लाइसेंस रहने दिया, लेकिन कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाकी सारे सेक्टर्स से लाइसेंस को हटा दिया। अब वो कुछ सेक्टर्स कैसे थे, जैसे कि आर्म्स एंड एम्युनिशन, यानी अगर तुम्हें आर्म्स वगैरह का दुकान खोलनी है, आर्म्स एंड एम्युनिशन के सेक्टर्स में एंटर करना है तो लाइसेंस लेने की जरूरत है। एल्कोहल वगैरह इन एरियो में तुम्हें लाइसेंस लेने की जरूरत थी, लेकिन इसके अलावा जितने भी ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर कोई भी नुकसान ना हो सकता है, उन सारे के सारे सेक्टर से लाइसेंस को रिमूव कर दिया गया ताकि लोग आसानी से आए और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या लिया गया? दूसरा स्टेप सरकार ने लिया गया फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, यानी सरकार ने प्राइसेस को फिक्स करने में क्या दी? फ्रीडम दी। प्राइसेस को फिक्स करने में सरकार ने क्या दी? फ्रीडम दी। यानी क्योंकि हमारा पहले कौन सा 1991 से पहले हमारे इंडिया का सेक्टर जो है, या इंडिया बहुत सोशलिस्ट इकोनॉमी, 1991 से पहले हमारे इंडिया की इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी थी? एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का में प्राइसेस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता था। प्राइसेस का क्या होता था? रेस्ट्रिक्शंस होती थी, यानी पाबंदियां होती थी। तो यहां पर क्या किया गया? दूसरा काम सरकार ने कहा, सरकार कह रही है हम आपके प्राइसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपने हिसाब से निर्धारित करो, सरकार उस पर किसी भी तरीके की कोई भी पाबंदी इंपोज नहीं करेगा। यानी यू आर फ्री टू फिक्स योर प्राइसेस, यानी आप अपनी कीमतों को, अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को अपने हिसाब से निर्धारित कर सकते हो, सरकार उस पर अलग से कोई भी फ्री रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदी नहीं लगाएगा। ठीक है, थर्ड यहां पर स्टेप क्या लिया गया? फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी आसानी से किसी भी इंडस्ट्री को एक्सपैंड कर सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, सरकार कुछ भी पाबंदी नहीं लगाएगी। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने एक इंडस्ट्री खोल ली, इंडस्ट्री खोलने के समय तो आपने लाइसेंस लिया ही था, लेकिन अब उस इंडस्ट्री को तुम बढ़ा रहे हो या उस इंडस्ट्री को घटा रहे हो, तो उसमें भी तुमको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा ये भी खत्म करो। यानी कुल मिला के हमने क्या कहा कि इजी करो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों का आना इजी करो, ताकि लोग आसानी से यहां पर इन्वेस्टमेंट करने का सोचे। क्योंकि अगर तुम इजी नहीं करोगे तो लोग ना आएंगे, ना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ना ही इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होगा। तो लिबरलाइजेशन मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन मतलब है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन, यानी 1991 से पहले जितनी भी तरीके की पाबंदियां थी उन सारी पाबंदियों को हटाना, ताकि लोग आसानी से एंटर कर सके। तो इसे हम क्या कहेंगे? लिबरलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन में 3 स्टेप उठाए गए। पहला, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, यानी दाम को निर्धारित करने में छूट दी गई। दूसरा क्या किया गया? फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, अपने हिसाब से आप अपने इंडस्ट्री को बढ़ा भी सकते हो, अपने हिसाब से आप अपनी इंडस्ट्री को घटा भी सकते हो, एक्सपैंड भी कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, सरकार आप पर पाबंदी नहीं लगाएगा। तीसरा, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस, यानी आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के प्राइस को फिक्स कर सकते हो। अगेन सरकार आप पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगा। समझ में आ गया अच्छी तरीके से लिबरलाइजेशन? तो ये तो पहला स्टेप था, दैट इज लिबरलाइजेशन। अब दूसरा स्टेप बात करते हैं। दूसरा सरकार ने किया प्राइवेटाइजेशन। दूसरा सरकार ने क्या किया? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हिंदी में से हम क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन को इन हिंदी इट इज नोन एज निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन को हम क्या कहेंगे? निजीकरण कहेंगे। अब निजीकरण शब्द का मतलब क्या है? तुम
तुम सब जानते हो कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी पहले कौन सी इकोनॉमी थी? सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में डोमिनेशन किसका हुआ करता था? सरकार का। भाई पहले हमारी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी थी? सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में डोमिनेशन किसका हुआ करता था? सरकार का हुआ करता था, समाजवादी में। ठीक है, तो निजीकरण मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री देना शुरू करना उन एरियाज में जहां पर सरकार की मोनोपोली है, उसे हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, यानी जिस सेक्टर में सरकार के 100% शेयर थे, यानी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं कर रखा था कि आप यहां पर काम ना करो, उस क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री देना, यानी उस क्षेत्रों में प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करें, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेटाइजेशन, यानी निजीकरण करना। ठीक है, डन। अब प्राइवेटाइजेशन फॉर एग्जांपल जैसे कि आज रेलवे सरकार के हाथों में है, कल को मान लो सरकार क्या कहती है, अब रेलवे में प्राइवेट भी काम करेगा और सरकार भी काम करेगा, यानी देयर विल बी अ प्राइवेट ट्रेन, देयर विल बी अ गवर्नमेंट ट्रेन। प्राइवेट ट्रेन भी होगी, सरकारी ट्रेन भी होगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि हमने रेलवे के क्षेत्रों में निजीकरण किया। इन रेलवे सेक्टर्स वी हैव प्राइवेटाइज्ड, यानी हमने यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन किया, हमने यहाँ पर निजीकरण किया। यानी निजीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी को प्राइवेट कर देना, नो, यहाँ पर होता है सरकार के डोमिनेशन को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर को काम करने की जगह देना, दैट इज नोन एज निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, डन। अब प्राइवेटाइजेशन में सबसे पहला काम क्या किया गया? डिसइन्वेस्टमेंट किया गया। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है विनिवेश करना। विनिवेश यानी सरकार ने अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू किया। सरकार ने अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचना शुरू किया ताकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम कर सके और सरकार को पैसा भी मिल जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट करना, यानी सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर टू प्राइवेट सेक्टर। सरकार जब अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश करना, जो कि प्राइवेटाइजेशन में किया गया। दूसरा, यहां पर बिफ्र कमिटी का प्रमोशन किया गया। अब ध्यान से देख लो, प्रमोशन ऑफ बिफ्र कमिटी। अब बिफ्र का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो मैं यहां पर आपको बिफ्र का फुल फॉर्म लिख दे रही हूं। बिफ्र मतलब होता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। देखो, बिफ्र कमिटी, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कमिटी की स्थापना हुई थी 1987 में। अच्छा, इसको एस्टैब्लिश किया गया था उन सरकारी एरियाज के लिए जो कि लॉसेस में थे। सरकार के जो एरिया लॉसेस में चल रहे थे उनको लॉसेस से बाहर निकालने के लिए बिफ्र कमिटी यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन कमिटी की स्थापना 1987 में करी गई। लेकिन इसको असल में सबसे ज्यादा काम करने की जगह या इसको असल में प्रमोशन कब मिला? इसे असल में ज्यादा बढ़ावा तब मिला जब 1991 में एलपीजी आया। तो बिफ्र कमिटी को प्रमोशन प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म के अंदर मिला। बिफ्र कमिटी की स्थापना करी गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो सरकारी सेक्टर्स थे जहां पर लॉसेस थे उनको लॉसेस से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बिफ्र कमिटी एस्टैब्लिशमेंट 1987। याद रखना इसका रजिस्ट्रेशन कहां हुआ है? तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ सीका एक्ट 1985 में। अब सीका क्या है?
सीका का फुल फॉर्म है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट। तो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 के अंदर जो है इसका क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, डन। यानी हमने लिबरलाइज कर दिया, यानी रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया, हमने प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, यानी हमने प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री देना शुरू कर दिया। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, अब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि हमें ग्लोबलाइजेशन की भी जरूरत है। अब व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, हिंदी में इसे हम कहते हैं वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन यानी इंटीग्रेशन ऑफ योर इकोनॉमी विथ रेस्ट of the world's economy। the world economy मतलब ये है कि भाई पहले क्योंकि हमारी इकोनॉमी सोशलिस्ट हुआ करती थी और पहले इंदिरा गांधी ने ना हमारी इकोनॉमी को एक तरीके का क्लोज्ड इकोनॉमी भी बना के रखा था। क्लोज्ड इकोनॉमी यानी वो ज्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं देती थी। वो चाहती थी कि भाई इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन हो वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही हो ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, और वहां पर जितना कंजम्पशन हो वो भी इंडिया की बाउंड्री के अंदर ही हो, यानी हमें एक्सपोर्ट ना करना पड़े। यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के थोड़ा सा अगेंस्ट रहती थी और इसीलिए उस समय उन्होंने इस पर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे थे। और इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से होता यह था कि हमारी इकोनॉमी अलूफ थी यानी हम किसी से ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे। तो ग्लोबलाइजेशन में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अब इसे बदलने का वक्त आ गया है। यानी आपको जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को बाकी की अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को बाकी के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण करना। अब वैश्वीकरण कैसे होगा, तो सबसे पहला काम वैश्वीकरण में करा कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो टैक्सेस लगते थे या इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो ड्यूटी थी, जो टैक्सेस थे, उसे क्या किया गया, कम किया गया। जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ड्यूटीज को कम किया गया तो लोग मोटिवेट हुए ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने के लिए, और जब वो ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका क्या होगा, अपनी इकोनॉमी वो बाकी की इकोनॉमी के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। दूसरा, यहां पर हमने क्या किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया, प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी यहां पर हमने क्या किया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को क्या किया, प्रमोट किया। यानी ज्यादा से ज्यादा हमने एमएनसीज को इनवाइट किया कि आप हमारे इंडिया के अंदर आए और अपनी कंपनी खोले, और हमने अपनी कंपनी इंडियन कंपनीज को मोटिवेट किया कि भाई तुम जाओ बाहर और अपनी ब्रांचेस खोलो, ताकि इससे हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी से कनेक्ट हो। ठीक है, समझ में आया। तो 3 चीजें हैं एलपीजी में, लिबरलाइजेशन यानी क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस का रिमूवल। लिबरलाइजेशन में 1991 से पहले सरकार ने जितनी भी तरीके की पाबंदियां लगा रखी थी, इन पाबंदियों को रिमूव किया गया ताकि लोग आसानी से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में एंट्री कर सके। लिबरलाइजेशन में पहला स्टेप क्या लिया गया, पहला स्टेप लिया गया लाइसेंस सिस्टम को खत्म किया गया। दूसरा, प्राइसेस को फिक्स करने में फ्रीडम दी गई। तीसरा, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में भी फ्रीडम दी गई। ठीक है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, यानी मतलब क्या होता है, निजीकरण मतलब होता है कि भाई सरकार ने जिन जिन एरिया में मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी वहां पर सरकार की मोनोपोली को खत्म करके प्राइवेट सेक्टर को काम करने की जगह देना, एंट्री देना, इसे हम क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण करना।
अब प्राइवेटाइजेशन में पहला काम क्या किया गया, प्राइवेटाइजेशन में पहला काम किया गया कि भाई हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, विनिवेश किया। विनिवेश का मतलब क्या होता है, विनिवेश का मतलब होता है कि प्राइवेट शेयर सरकार जब अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचे। दूसरा, हमने यहां पर बिफ्र कमिटी का प्रमोशन किया। बिफ्र का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। बनाई गई थी उन सरकारी क्षेत्रों के लिए जो कि लॉसेस में चल रहे थे, उनको लॉसेस से बाहर निकालने के लिए बिफ्र कमिटी की स्थापना हुई 1987 में। ठीक है, और बिफ्र कमेटी को काम करने की ज्यादा जगह तब मिली जब प्राइवेटाइजेशन रिफॉर्म आया। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन शब्द का मतलब है जब आप अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में पहला काम किया गया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लगे टैक्सेस को कम किया गया ताकि लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें। और दूसरा यहां पर काम क्या किया गया, दूसरा यहां पर ग्लोबलाइजेशन में काम किया गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया गया, यानी हमने एमएनसीज को प्रमोट किया, बुलाया कि भाई आओ हमारे इंडिया के अंदर ब्रांचेस खोलो। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में। डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए लाया गया और इसे हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गया अच्छी तरीके से। ये था तुम्हारा एलपीजी का टॉपिक। पहले तो बताओ जितना पढ़ाया वो अच्छी तरीके से समझ में आया एलपीजी, हाँ या ना? यस और नो? सो गए क्या सारे के सारे, या हो क्लास में, या चले गए क्लास से? सो तो नहीं रहे सब? अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है? बढ़िया है, चलो लिखना स्टार्ट करो। फिर यहां से लिखना स्टार्ट करो। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, भले ही थ्योरी है लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखना शुरू करो सारे के सारे बच्चे, लिखने के बाद डन कहना ताकि हम नेक्स्ट पेज में करें। डन है बच्चे? मैम अल्कोहल तो समझ में आ गया लेकिन नहीं समझ में आया अल्कोहल आर्म्स का क्या आएगा? आर्म्स एंड एमिनेशंस मतलब आर्म्स एंड एमिनेशन, जैसे कि तुम्हें गन वगैरह की दुकान खोलनी है तो उसपे तुम्हें लाइसेंस लेना कंपलसरी है। ठीक है, डन है? आगे बढ़े हम।
नेक्स्ट लिखो इसे। नहीं, इससे हाँ लिबरलाइजेशन है, चलो लिखो। मैम टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है बेटा? मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है एडुकेटर आफरीन। एडुकेटर आफरीन, ठीक है। डन। मैम ये थर्ड पॉइंट, फ्रीडम इन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी आप अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्री को बढ़ा भी सकते हो, अपने हिसाब से अपनी इंडस्ट्री को घटा भी सकते हो, सरकार उस पर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, डन। फिक्सिंग क्या होता है? फिक्सिंग मतलब फिक्स करना, उसमें क्या बोलूं मैं, फिक्सिंग क्या होता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट लिखो। डन है बच्चा? डन। नेक्स्ट पेज करूं? चलो नेक्स्ट लिखो। बेटा लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये तो डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ, यही तो पढ़ाया, और क्या पढ़ाया मैंने आपको। लिबरलाइजेशन मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना। डन। चलो अच्छा मुझे ये बताओ, आज की क्लास सबको अच्छी तरीके से समझ में आई, हाँ या ना? पहले तो ये बताओ मुझे, एवरीवन, आज की क्लास अच्छी तरीके से समझ में आई? हाँ जी बच्चा।
ओके चलो, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। डे आफ्टर टुमारो आपकी क्लास होगा, आई थिंक फ्राइडे सैटरडे, अब सीधा आई थिंक मंडे को लगेगी आप सबकी क्लास, ठीक है। अब सीधा आपकी मंडे को क्लास लगेगी, तो मंडे को मिलती हूँ आप सबसे क्लास में, ठीक है। टिल देन टेक केयर, आप सब अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय बाय बच्चा, थैंक यू सो मच। अब कल प्रैक्टिस सेशन में क्लास होगी, सैटरडे को और संडे 2 दिन तो मैं ऑफ रखती हूँ। कल प्रैक्टिस सेशन में क्लास रखेगी, सैटरडे संडे ऑफ होगा, तो मंडे को क्लास लगेगी फिर सीधा, यही होगा, ठीक है। चलो, टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय बच्चा, थैंक यू सो मच, बाय।